हेलो बच्चों, हमने अब नया चैप्टर कल स्टार्ट किया था, निर्धनता एक चुनौती। आज जो फर्स्ट पेज था वो आप लोगों को सबको समझ भी आ गया होगा। उसमें हमने पढ़ा था कि जो निर्धनता है, मतलब उसको उसका विस्तृत मीनिंग आ गया है मानव निर्धनता। क्योंकि जो निर्धनता है, तो जो व्यक्ति ही निर्धन हो सकता है और निर्धनता के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। भी वो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वो अपना बीमार होने पर इलाज नहीं करवा सकता है, मतलब वो किसी भी तरीके से सुखी नहीं होता जो निर्धन व्यक्ति होता है। और कल बताया था मैंने आपको कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा निर्धनता पाई जाती है, या निर्धन लोग रहते हैं। भारत का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसके हिसाब से अगर जो हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़ हो चुकी है, अगर 135 करोड़ को आप 4 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 140 करोड़ लगा लो। तो 140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 के आसपास ही आ जाएगा। 35 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर निर्धन है। जो अगर हमारे इंडिया का विकास नहीं हो पा रहा तो उसका कारण भी निर्धनता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा निर्धन रहते हैं इंडिया के अंदर, और शहरों के अंदर अलग तरीके की निर्धनता पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरीके की। और मैंने कल आपको सारे निर्धन गिनवाए थे, 5 तरीके के निर्धन लोग पाए जाते हैं। और मैंने कल आपको बताए थे कि निर्धनता के 2 आयाम होते हैं, भूखमरी और आश्रयहीनता। और सब बच्चों को निर्धनता पता होना चाहिए। निर्धनता पहले होता था, पुराने समय में निर्धनता का मीनिंग होता था कि 3 जो रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान जिसके पास नहीं होता था वो निर्धन होता था। लेकिन आज के समय में जो निर्धनता का मीनिंग है वो विशाल होता जा रहा है। क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, अपने स्वास्थ्य का वो नहीं कर सकता, संभाल नहीं कर सकता, स्वस्थ रहने के लिए वो वाले भोजन पदार्थ नहीं खा सकता जो उसको स्वस्थ रखते हैं, जो पहनने के लिए जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, जिसके घर में अच्छा पीने का पानी, साफ सुथरा पानी नहीं है, जिसके घर में रहने के लिए साफ सुथरी स्थितियाँ नहीं है। तो सारी चीज़ें पहले ओनली 3 चीज़ों से निर्धन देखे जाते थे। और अब एक पॉवर्टी लाइन, जिसको गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा भी कहा जाता है, उससे भी हिसाब लगाया जाता है कि कौन व्यक्ति निर्धन है। और आज हम पढ़ेंगे, आपने देखा है कि जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके पास, जैसे हमने राम शरण की कहानी पढ़ी थी, लखा सिंह की कहानी पढ़ी थी, कि उनके जीवन में उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता और वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। और जो चीज़ें मतलब ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो उनको ढंग से नहीं मिल पाती। और हम अब वैज्ञानिकों की दृष्टि से पढ़ेंगे। गांधी जी ने भी कहा है, गांधी जी कह रहे हम तब तक हमारा देश क्या नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक हम देश में से निर्धनता खत्म नहीं हो सकती। सारे व्यक्ति जब एक समान नहीं हो जाते, देश में से निर्धनता खत्म नहीं हो जाती, एक समान अमीर नहीं हो जाते और देश से निर्धनता नहीं खत्म हो जाती, तब तक हम सही अर्थों में स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मानवीय व्यथा, जो निर्धन होता है उसको मानवीय व्यथाएं आती है, दुख तकलीफें आती है। अगर व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो अपनी मूलभूत सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है तो वो मतलब उसको मानव व्यथा का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम जब अंग्रेजों के अधीन थे तब भी दुखी थे। अगर अंग्रेजों के जाने बाद भी हमारे देश के अंदर लोग निर्धनता के कारण वैसी ही कंडीशन में रहते हैं जैसी कंडीशन में हम अंग्रेजों के समय में रहते थे। हमारा मतलब हमारे
अंग्रेजों के समय में जो अमीर व्यक्ति थे वो भी, उनकी हालत भी निर्धनों जैसी कर दी थी अंग्रेजों ने। अगर अंग्रेजों के जाने के बाद भी कुछ लोग निर्धनता के कारण वही मानवीय व्यथा को फील कर रहे हैं, तो हमारा देश आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। ये गांधी जी ने कहा था। आगे हम पढ़ते हैं सामान्य आगे पढ़ते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता क्या है। तो चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। निर्धनता के अनेक पहलू हैं, जैसे हमने कहा वो पढ़ा लिखा नहीं होता, ना उसको पेट भर खाना मिलता है, ना वो अपना इलाज करवा सकता है, बच्चों को भी अपने स्कूल नहीं भेज पाता। तो चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं और जो समाज में को कि वो स्टडी करते हैं, सामाजिक विज्ञान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञानी होते हैं, उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। गरीबी को अनेक सूचकों के माध्यम से स्टडी करते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक मतलब गरीबी को चेक करने के लिए जो सूचक इस्तेमाल किए जाते हैं वो आय और उपभोग होता है। जिस व्यक्ति की आय यानी कि इनकम कम होती है और उपभोग जो जितना उसको डेली खाने के लिए चाहिए उतना नहीं मिल पाता, तो वो व्यक्ति क्या होता है, निर्धन। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले, ये अंडरलाइन कर लो, गरीबी को चेक करने के लिए जो सामान्यतया सूचक प्रयोग किए जाते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा, वो आय और उपभोग है। इनकम एंड कंजप्शन, आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। लेकिन जब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। मतलब कि अगर हमने ये चेक करना हो कि कौन व्यक्ति निर्धन है, तो उसके लिए जो सामाजिक विज्ञानी हैं वो कई सूचकों का इस्तेमाल करते हैं निर्धनता को चेक करने के लिए। लेकिन जो ज़्यादा सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक हैं, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक कौन कौन से हैं? आय और उपभोग के स्तर, आय और उपभोग के स्तर। और लेकिन अब निर्धनता को ज़्यादातर तो पहले पुराने समय में आय और उपभोग के स्तर से गरीबी देखी जाती थी, कौन गरीब है कौन अमीर है। लेकिन अब निर्धनता को वो करने के लिए, चेक करने के लिए, जब हाँ चेक करने के लिए कह सकते हो, लेकिन जब अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर भी देखा जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, उसमें हम निरक्षरता, आय उपभोग, तो आय कितनी है, उसकी कितनी कमाई है और वो कितना मतलब खाना खाता है, उपभोग करता है वस्तुओं का अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या जिंदा रखने के लिए, वो चीज़ें तो पहले भी देखी जाती थी। लेकिन आजकल जो सामाजिक विज्ञानी है वो गरीबी का वो करने के लिए वो निरक्षरता स्तर भी देखते हैं, पोषण के कारण भी देखते हैं भी, वो अगर उसके अंदर पोषण की कमी है, वो स्वस्थ नहीं है, तो वो क्यों क्या करना है। रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, अगर वो उसके अंदर कम पाई जाती है, वो जल्दी बीमार होता है। इस चीज़ के द्वारा भी ये चीज़ भी चेक होती है व्यक्ति में। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अगर कोई व्यक्ति बीमार होने पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पाता, डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, इससे भी गरीबी अमीरी का पता चलता है। रोजगार के अवसरों की कमी, अगर उसके पास नौकरी नहीं है, उसको हर रोज काम नहीं मिलता कमाई करने के लिए, इससे भी किसी व्यक्ति के गरीब अमीर होने का अनुमान लगाया जा सकता है। सुरक्षित पेयजल, कितना उसको जो पीने का पानी है वो कितना
साफ इस्तेमाल कर रहा है और कितना साफ सुथरा रह रहा है, इससे भी किसी व्यक्ति के गरीब होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ये सारे सूचक हैं, गरीबी के सूचक हैं। आय, उपभोग, पुराने पहले इसके इस्तेमाल किया जाता था, अब आय और उपभोग के साथ साथ निरक्षरता स्तर, मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है, पोषण के कारण, रोगी प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आज जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। अब गिनते हैं कितने सूचक हैं। जो सामाजिक विज्ञानी हैं वो गरीबी को निर्धारित करने के लिए कई सूचकों का इस्तेमाल करते हैं। जो सामान्यतः सूचक इस्तेमाल किए जाते हैं वो आय और उपभोग हैं, लेकिन उनके अलावा अब नंबर 1 निर्धनता को जांचने के लिए निरक्षरता स्तर भी पढ़ा लिखा है व्यक्ति, वो भी देखा जाता है। नंबर 1 आय और उपभोग के वाला आय और उपभोग के बाद नंबर 1 निरक्षरता स्तर भी चेक किया जाता है। नंबर 2 कुपोषण के कारण के उस व्यक्ति के अंदर जो पोषण है वो क्यों कम है उसके अंदर। इस नंबर 2 कुपोषण के कारण भी जांचे जाते हैं, उसके अंदर पोषण की कमी क्यों है। नंबर 2 रोग से जो लड़ने की क्षमता होती है वो उसके अंदर कम है या ज्यादा है। इस तरीके तीसरे नंबर पे रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी जांच कर भी गरीबी निर्धारित होती है। नंबर 4 स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कि अगर वो व्यक्ति बीमार होने पर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कितनी सेवाएं ले पाता है। नंबर 4 आय और भूख तो है ही है। निरक्षरता स्तर नंबर 1 पोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी। रोजगार मतलब उसको कितने दिन काम करने को मिलता है जिससे उसकी कमाई होती है। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी। इतने आय और भूख तो सामान्यतः देखी जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या कि नहीं। नंबर 1 निरक्षरता स्तर, नंबर 2 पोषण के कारण की कमी, नंबर 3 रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता। ये सारे सूचक हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के गरीब होने की जांच की जाती है। माध्यम से भी देखा जाए सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य। सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति को कोई अपने पास नहीं रहने देता। तो अगर जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो समाज में उन स्थानों पर नहीं रहते जिन स्थानों पर बाकी जो गरीब नहीं होते लोग वो रह रहे होते हैं, क्योंकि जो सामान्य लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं उनको कुछ फ्री फैसिलिटीज मिल रही होती हैं जिनका मतलब जिनकी जरूरत गरीब को ज़्यादा होती है, लेकिन वो फैसिलिटीज गरीब को नहीं मिल पाती क्योंकि वो गरीब और उस जगह नहीं रह पाता जहाँ पर सामान्य लोग रहते हैं, तो वो सामाजिक अपवर्जन में आ जाता है। अब गरीबी का जो वो है गरीब होने की जांच सामाजिक अपवर्जन से भी होती है। जो कई लोग होते हैं जो मतलब किराए पे रूम लेकर भी नहीं रह पाते, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो झुग्गी झोप जैसे अब लाइट है, दिल्ली की बात करते हैं कि जैसे लाइट है 200 यूनिट तक सबको फ्री दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और वहाँ वो लाइट के बिना रह रहा है, तो अगर वो झुग्गी झोपड़ी में ना रहकर सामान्य लोगों में यहाँ पे 200 यूनिट फ्री मिल रही है वहाँ रह पाता तो उसको भी फैसिलिटी मिलती 200 यूनिट फ्री की, लेकिन वो वहाँ रह नहीं रहा है, उसका भी अधिकार है उसके ऊपर, लेकिन उसको नहीं मिल रही तो वो सामाजिक अपवर्जन में आ जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा। अब जो गरीब व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को उसके साथ कोई ना तो अच्छा व्यवहार करता है, ना ही कोई उससे उसके पास बैठना चाहता है, ना कोई उससे बातचीत है, ना कोई उसको सम्मान देता है, तो वो अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करता, असुरक्षा में रहता है। वो बंदा कितना सुरक्षित है
और कितना वो सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के द्वारा भी किसी व्यक्ति के गरीब होने की जांच की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकता है, कारण भी हो सकता है परिणाम। सामाजिक अपवर्जन के कारण भी कई बार व्यक्ति निर्धन, अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर उसको सरकार से मिलने वाली जो सहूलतें होती हैं उसको नहीं मिल पाती और उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो वो व्यक्ति निर्धन हो सकता है। जैसे सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता के कारण भी है और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। जैसे कोई गरीब व्यक्ति और भिखारी व्यक्ति है, वो रोड पे रहता है, वो घरों, जहाँ पे लोग घरों में इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं वहाँ नहीं रहता, तो उनको वो जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं तो उन सुविधाओं का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति सामाजिक अपवर्जन में आ जाता है और वो गरीब होते हैं। जो सामाजिक अपवर्जन में आते हैं वो गरीब होते हैं। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह, एक व्यक्ति भी हो सकता है, ज़्यादा व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका भोग दूसरे उनसे अच्छे जो होते हैं, अधिक अच्छे लोग होते हैं, वो करते हैं। जैसे अगर कोई सोसाइटी में रह रहा है तो वहाँ पर पानी भी आता है, नल के द्वारा लोगों के घर में पानी भी पहुँचता है। और जैसे दिल्ली में पानी फ्री कर रखा है, तो जो लोग उन एरियाज में रहते हैं जहाँ सरकार द्वारा सप्लाई जाती है पानी की और लाइट प्रोवाइड होती है, तो वहाँ पे उसको 200 यूनिट तक कोई बिल भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री में लाइट मिलेगी, प्लस उसको पानी भी स्वच्छ मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी में ना रह के रोड पर रहता है या किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है, दिल्ली सरकार जैसे दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली के ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ कोई रहता नहीं है, तो और वहाँ पर लाइट भी की भी कोई सुविधा नहीं है, पानी की भी कोई सुविधा नहीं है, तो वो सामाजिक अपवर्जन में आ जाता है। और जो सामाजिक अपवर्जन में आते हैं लोग वो गरीब ही होते हैं। और इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय की ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जिन एरियाज में सोसाइटी में आम लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही होती है, जो एक कोई और व्यक्ति कहीं उस जगह पे नहीं रहता जहाँ वो फैसिलिटी मिल रही है और ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिलती, तो क्या होता है, उस व्यक्ति का खर्चा बढ़ जाता है और वो उसके पास कुछ बचता नहीं है, मतलब उसके खर्चे नहीं पूरे हो पाते। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय भी बहुत कम नहीं करता, बल्कि ये उससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, कुछ जातियों के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं और कुछ जातियों के लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिलती, जिसके कारण जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती उनकी जो इनकम होती है बहुत कम हो जाती है और जिसके कारण उन लोगों को क्षति पहुंचती है। जैसे हमारे देश के अंदर अब SC ST OBC को फैसिलिटीज दी जाती है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती, तो जिसके कारण जो SC ST OBC लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और ज़्यादातर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो SC ST OBC को मिलती है, जिसके कारण जो जनरल कैटेगरी के लोग पहले अमीर होते थे वो गरीब होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अपवर्जन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो मैं क्लास में भी आप लोगों को समझा। सामाजिक अपवर्जन याद रखना है, ये वाला मीनिंग ही आप मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे जो उनसे अधिक अच्छे होते हैं वो करते हैं। शुमारी का अपवर्जन का यही मीनिंग है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे लोग करते हैं। आगे चलते हैं। और कई जातियों के लोग भी हैं जो, जैसे मैंने अभी जनरल कैटेगरी की बताई है कि SC, SC, OBC को आजकल ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं और सरकारी नौकरियों में भी उनको ज़्यादा है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिलता। तो इससे क्या हो रहा है, जो पहले SC, ST, OBC लोग गरीब होते थे वो अमीर होते जा रहे हैं और जनरल कैटेगरी के लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो आजकल बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग गरीबी में जी रहे हैं। असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी भविष्य में निर्धन होने या बने रहने की अधिक संभावना जताता है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा का एक माप, कुछ लोग होते हैं जिनके या तो फ्यूचर में निर्धन होने की संभावना होती है या फिर बने रहने की संभावना होती है, वो निर्धनता के प्रति असुरक्षित होते हैं। हमने निर्धनता के प्रति असुरक्षा का माप कैसे करते हैं? निर्धनता के प्रति असुरक्षित लोग क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा का एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग जो लोग होते हैं, कि आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। ये क्वेश्चन याद कर लेना कि असुरक्षा क्या होती है या निर्धनता के प्रति असुरक्षा का माप कैसे होता है। तो कैसे होता है, जो कुछ विशेष समुदाय जैसे कोई पिछड़ी जाति के सदस्य होते हैं या जो विधवा या शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग होते हैं, उनके या तो आने वाले समय में निर्धन रहने की संभावना होती है। जिन लोगों के आने वाले समय में निर्धन होने की संभावना होती है, उनको निर्धनता के प्रति असुरक्षित लोग होते हैं। वो निर्धनता के प्रति असुरक्षित होने को कैसे मापा जा सकता है? जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या कोई विधवा या विकलांग व्यक्ति जिनका आने वाले समय में निर्धन बने रहने की ज्यादा संभावना होती है। असुरक्षा का निर्धारण पर संपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर भी किया जाता है। और ये असुरक्षा का निर्धारण पर संपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। जितनी किसी के पास संपत्ति ज्यादा होती है, उसकी आने वाले समय में गरीब या असुरक्षित होने की संभावना कम होती है। जो पढ़ा लिखा होता है, अगर शिक्षित होएगा तो उसकी भी फ्यूचर में असुरक्षा कम होती है। और स्वास्थ्य, 4 चीजों से, परिसंपत्तियों, असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। असुरक्षा का माप कैसे होता है, ये अंडरलाइन कर लो। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए, जीविका खोजना मतलब नौकरी वगैरह, जिनको नौकरी वगैरह मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, स्वस्थ रहने की ज़्यादा होती है, जिनको शिक्षित होने की संभावना, जिसके पास अपनी ज़मीन जायदाद ज़्यादा होती है,
वो व्यक्ति निर्धनता के प्रति असुरक्षित नहीं होते, और जिनके पास ये कमी होती है इन चीज़ों की, वो निर्धनता के प्रति ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। और इसके अलावा जो लोग उन एरियाज में रहते हैं जहाँ पर भूकंप, सुनामी, जहाँ आतंकवाद वगैरह के कारण लोगों को तकलीफें आती हैं, आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। उन लोगों के भी हमेशा मतलब वो भी असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जिन एरिया में हमेशा भूकंप, सुनामी या आतंकवाद फैलता रहता है, उन एरियाज में रहने वाले लोग भी निर्धनता के प्रति असुरक्षित होते हैं। ये याद रखना भी कैसे निर्धारण होता है, भी एरिया पे भी डिपेंड करता है, व्यक्ति के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के कितने अवसर है, पर संपत्तियां कितनी है, उसके आधार पर भी लोगों के निर्धनता के प्रति असुरक्षित होने को मापा जा सकता है। और इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर भी किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। जितनी अगर किसी एरिया में भूकंप, सुनामी या आतंकवाद जैसे बड़े बड़े जोखिम आते हैं, तो अगर व्यक्ति के अंदर उन जोखिमों को का सामने करने की जितनी ज़्यादा शक्ति होती है, वो उतना असुरक्षित कम होता है, और जिसकी इनसे लड़ने की शक्ति कम होती है, वो असुरक्षित जाता है। चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप, या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। जितना व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले जोखिमों से लड़ने की शक्ति कम रखता है, वो निर्धनता के प्रति ज्यादा असुरक्षित होता है। निर्धनता रेखा, निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। अगर निर्धनता हमारे देश में भी और बाहर वाले देशों में भी निर्धनता की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। ये हम ऊपर भी पढ़े, निर्धनता का अगर आकलन करना हो, जो उसका निर्धारण करना हो, तो सर्वमान्य विधि क्या है, आय और उपभोग के स्तरों पर क्या स्तर है उनकी। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। फिर एक ऐसे व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। जब आय और उपभोग का एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, इतना नीचे गिर जाए या इतने न्यूनतम स्तर पे आ जाए कि व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके, तो वो व्यक्ति निर्धन है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। देखो, मैंने कहा पुराने समय में मूल आवश्यकता क्या होती, रोटी, कपड़ा और मकान, जो तीनों को पूरा कर लेता था वो निर्धन नहीं होता था। लेकिन समय के अनुसार जो मूल आवश्यकताएं होती हैं और देश और समय के अनुसार जो मूल आवश्यकताएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। समय और स्थान के साथ जो निर्धनता रेखा होती है, हर एक देश में इसका मतलब निर्धनता रेखा अलग अलग होगी। पुराने समय में निर्धनता रेखा कुछ होगी, आज के समय में निर्धनता रेखा अलग होगी। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। जो निर्धनता रेखा होती है वो उसको काल्पनिक रेखा ही होती है, कल्पना की जाती है उसकी, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। कैसे निर्धारित करते हैं ये मीनिंग, प्रत्येक देश
एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। ये आप अंडरलाइन कर लो इसको। ये क्या होती है, निर्धनता रेखा क्या होती है? प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। अमेरिका में वो व्यक्ति निर्धन होता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। भारत में कार रखना एक विलासिता मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण करने के लिए ज़्यादा मेन तो इसमें ही आएगा, हमारे देश में निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, जीवन जीने के लिए जो खाद्य खाना पीने की जो चीज़ें होती हैं उसकी आवश्यकता, कपड़ों पहनने के लिए कपड़े, जूते और खाना पकाने वगैरह के लिए जो ईंधन और घर में प्रकाश, शिक्षा, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी जो आवश्यकताएं आदि पर विचार किया जाता है। भारत के अंदर निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, जीवन जिंदा रहने के लिए खाने की जो चीजें होती है वो उसकी आवश्यकता नंबर 1, दूसरा कपड़े, तीसरा जूते, चौथा ईंधन, पांचवा प्रकाश, छठा शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उसके ऊपर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। मतलब हमें जो कैलोरीज मिलती हैं खाने से वो अनाज, जो हम दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि खाते हैं उनसे हमें हमारे शरीर को कैलोरीज मिलती हैं। तो ये आयु, लिंग, काम, जितना हम ज़्यादा काम करेंगे, जितनी हमारी कम उम्र होएगी, और पुरुष और स्त्री के आधार पे पुरुषों को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, उससे के अनुसार जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो बदलती है। ज़्यादा उम्र वालों को कम ज़रूरत होती है और कम जो उम्र के लोग होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए, और पुरुषों को ज़्यादा कैलोरी चाहिए, और काम जो ज़्यादा करता है उसको भी ज़्यादा कैलोरी चाहिए। और आयु, लिंग के काम करने की प्रकृति के आधार पर जो कैलोरी आवश्यकता होती है वो बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। हमारे भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होते हैं उनको 2400 कैलोरी चाहिए हर रोज खाने के अंदर। दालें, इसमें दालें, सब्जियां, दूध, तेल सब मिला के जो वो खाना खाता है ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति उसको 2400 कैलोरी चाहिए हर रोज। और शहर में रहने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरीज हर रोज चाहिए जो खाने से मिलती है उसको। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, खेतों वगैरह में खेती का काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता गहरी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। शहरों में लोगों को कम काम करना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी
आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित, मतलब हर व्यक्ति के ऊपर प्रति दिन जो वो कैलोरी का इस्तेमाल करता है, जब कीमतें बढ़ जाती हैं उसको समय समय पर निर्धारित किया जाता है। एक व्यक्ति को जितनी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी चाहिए हर व्यक्ति को, और 2400 कैलोरीज को खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है वो जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं उसके अनुसार निर्धारित होता रहता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह, जो व्यक्ति 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीने कमाता है वो गरीब माना जाता था 2011-12 में, और शहरी क्षेत्र में जो एक महीने में 1000 रुपया कमाता है उसको गरीब माना जाता है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी खरीदने के लिए उन्हें कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में कैलोरीज 2100 है, वो कम है। फिर भी शहर के लोगों को 2100 कैलोरीज खरीदने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की 2400 कैलोरीज से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि शहरों में जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। कह रहे अगर 5 सदस्यों का कोई फैमिली है या परिवार है जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है वो निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम होगा। इसको अंडरलाइन कर लेना। 2011-12 का डाटा है, लेकिन अगर आप लोग गूगल से सर्च करो तो 2020 का भी निकाल सकते हो। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में 5 सदस्यों के मेंबरों को 4080 रुपये प्रति महीना चाहिए अपनी कैलोरीज पूरा करने के लिए, और जबकि शहर में कैलोरीज कम की जरूरत होती है तो 5000 रुपये प्रति माह चाहिए। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। निर्धनता रेखा का जो भी निर्धारण होता है वह हर 5 वर्ष बाद किया जाता है। समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर हमारा जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसको अंडरलाइन कर लो, कौन हमारे देश की जो निर्धनता रेखा है उसका आकलन करने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वो सर्वेक्षण करवाए जाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हर 5 साल बाद हमारे देश के अंदर गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण करता है। इसको इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को हिंदी में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, तथा फिर विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विकासशील देश होते हैं जैसे हमारा इंडिया है जो विकास कर रहा है, तो तथा वे विकासशील देशों में के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। अगर दो विकासशील देशों की तुलना करनी हो तो जो दुनिया का बैंक विश्व बैंक है, जैसे अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे
$1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं। एक ये क्वेश्चन है कि अलग अलग देश अलग अलग निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा। जो मतलब न्यूनतम आवश्यक स्तर को पूरा नहीं कर पाते वो भी गरीब होते हैं। निर्धनता के अनुमान लेकिन ये थोड़ा सा वो लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। इसमें आपने बस वो कैलोरी याद करनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी चाहिए और शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी चाहिए। और जो ये हमारी जो निर्धनता रेखा का निर्धारण हर 5 वर्ष बाद किया जाता है। कौन सा संगठन करता है ये भी याद रखना है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ग्रामीण क्षेत्र में कितने पैसे चाहिए 24 कैलोरीज के लिए और शहरी क्षेत्र में कितने चाहिए। और ये भी बताया गया कि जो विश्व बैंक है वो 2 विकासशील देशों के बीच में तुलना करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो प्रति व्यक्ति है उसको कितने डॉलर चाहिए 1.9 अपनी कैलोरीज प्राप्त करने के लिए। निर्धनता के अनुमान तालिका 3.1 में यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। हमारे इंडिया के अंदर 1993-94 में 45% गरीबी थी, लेकिन उसके बाद 2004-05 में कम होकर गरीबी कितनी होगी 37.2%। और वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% रह गया। मतलब 93-94 में 45%, 2004-05 में 37.2% गरीब रह गए इंडिया में और 2011-12 में 22% रह गए थे इंडिया में गरीब लोग। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। फिर अगर ऐसे ही गरीबी इंडिया में कम होती गई तो ये 20% से भी नीचे आ जाएगी जो लोग निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। जबकि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 73-93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में औसतन गिरावट 2.2%। ये तो बस गिरावट बता रखी है, लेकिन आप ऊपर वाला परसेंटेज वाला ही रख लेना कि 93-94 में 45% गरीबी थी इंडिया में, 2004-05 में घटकर 37.2 रहेगी और 11-12 में 22। लेकिन आप गूगल से सर्च भी कर लेना कि 2020 में कितनी निर्धनता इंडिया में। ये दे रखा है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अनुपात, शहरी में। आगे पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। एक तो निर्धनता रेखा पता होनी चाहिए, एक कैलोरीज पता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उन कैलोरीज को प्राप्त करने के लिए पर मंथ कितनी वो चाहिए पैसे, जैसे 4080 से कम नहीं होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर 5 सदस्यों का परिवार है। और अगर शहर में है तो वहाँ 5। शहर में कीमतें ज़्यादा होती हैं, इस कारण कम कैलोरी भी ज़्यादा महंगी मिलती है हमको। अब चलते हैं आगे। तालिका 3 का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिए। 1993-94 और 2005-4-5 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही। क्योंकि चाहे निर्धन देखो समय के अनुसार चाहे निर्धनता कम होगी, लेकिन डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो क्या है बढ़ती है। तो
निर्धनता कम होने के कारण तो जैसे अब 2093-94 उसमें पॉपुलेशन कम होगी, तो उसका ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन आगे 2004-5 में पॉपुलेशन बड़ी होगी तो उसका कम परसेंटेज भी जो जितने पुराने निर्धन थे तकरीबन उसके बराबर दिखाएगा। यही कारण है कि आने वाले सालों में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं गरीबी कम होती हो रही है, लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो जो गरीबों की संख्या वो उतनी ही रहती है। क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति ग्रामीण और शहरी भारत में समान है? निर्धनता की कमी की गति ये पूछ रहे हैं कि जो निर्धन कम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, क्या उसके कम होने की गति शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में समान है? असुरक्षित समूह कौन से होते हैं? आपको बताया ना कि कौन से जो लोगों के आने वाले समय में गरीब बने रहने या गरीब होने की संभावना होती है वो असुरक्षित गरीबी निर्धनता प्रति असुरक्षित होती है। जहाँ उन एरिया के लोग जहाँ भूकंप सुनामी या आतंकवाद फैल जाता है उन एरिया के लोग भी निर्धनता के प्रति असुरक्षित होते हैं। तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। निर्धनता रेखा के जो नीचे लोग रहते हैं लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में, जो सारे सामाजिक समूह है और आर्थिक समूह है इंडिया के अंदर रह रहे उनमें निर्धनता से नीचे रहने वालों का अनुपात भी एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अब ये चीज याद करनी है। निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक अगर आ जाए सामाजिक समूह, जो ये अब अंडरलाइन करना है, नंबर 1 जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सामाजिक समूह जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वो क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। नंबर 2 इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक जो भूमिहीन होते हैं परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, के नीचे लोगों के औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक समूहों में एक समान नहीं है। मतलब ये हमने इसमें बस निर्धनता के प्रति असुरक्षित सामाजिक समूह कौन से हैं? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। और आर्थिक समूह जो निर्धनता के प्रति असुरक्षित हैं वो है ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। असुरक्षित समूह जो निर्धनता के प्रति असुरक्षित हैं सामाजिक समूह हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और आर्थिक समूह जो सर्वाधिक असुरक्षित हैं निर्धनता के प्रति वो हैं कृषि श्रमिक परिवार, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। और भारत के अंदर सारे समूहों में के लोगों को मिलाकर 22% लोग क्या हैं? गरीब हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति में 100 लोगों में से 43 लोग क्या होते हैं? अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, करने में असमर्थ होते। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं।
मतलब कि हमारे देश में सामाजिक समूह जो निर्धनता के प्रति ज़्यादा असुरक्षित हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आर्थिक समूह जो निर्धनता के प्रति असुरक्षित हैं वो हैं ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित श्रमिक मजदूर परिवार हैं। सारे लोगों के मिलाकर 22% लोग इंडिया में क्या है, गरीब हैं, लेकिन 100 जनजातियों के लोगों में 43 लोग मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। और इसी तरह नगर यानी कि शहरों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% ही अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में है। मतलब जो शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में अनियमित मजदूर हैं वो दोनों 34% हैं। अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियों में निर्धन है। अनुसूचित जातियों में तो 43% है, और लेकिन अनुसूचित जनजातियों में 100 के पीछे 43 लोग होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जो अनियमित मजदूर होते हैं उनका निर्धनता की रेखा से नीचे 34% है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में अनियमित कृषि मजदूर हैं वो भी 34 हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों के 29% लोग निर्धन हैं। अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या को गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। ऊपर पढ़ते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं इन्होंने। कह रहे हमने पढ़ा कि अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग होते हैं। जो नगरों में जो 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे। ग्रामीण क्षेत्र में अनियमित कृषि ग्रामीण में जो मजदूर हैं वो भी 34% है। अनुसूचित जातियों के लेकर 29% है। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों सुविधाएं जिनको नहीं मिलती, सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल ही के कुछ अध्ययनों में 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर, मतलब 1990 में पता चला था कि जो अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं उनको छोड़कर अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर में निर्धनता में कमी आई है। 4 तरीके के वो है असुरक्षित, वो है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जिसमें लोग, तो उनमें अनुसूचित जनजाति को छोड़कर 1990 के अनुसार बाकी जो 3 तरीके के वो है गरीब है उनमें गरीबी निर्धनता में कमी आई है। अनुसूचित जाति में, ग्रामीण कृषि में श्रमिक में और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। इन सामाजिक समूहों के अलावा परिवारों अलग हमारे इंडिया के सब में रहने वाले जो लोग हैं उनके परिवारों की जो इनकम है उसमें भी असमानता पाई जाती है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जाता है। मेरे समाज के अंदर जो परिवार हैं अलग अलग, उनकी आय भी अलग अलग होती है, लेकिन निर्धन परिवारों में जो निर्धन परिवार होते हैं उसमें रहने वाले सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक
जो निर्धन परिवार के सारे मेंबरों को तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरों से भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो क्या है? महिलाएं। जैसे महिलाएं होती हैं, महिलाओं को के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। उसको ससुराल चलेगी, उसको सारा काम करना पड़ता है। कई बार अगर वो काम नहीं भी कर, कई बार उसको घर से निकाल दिया जाता है। जैसे और लड़की होती है, उसको कहते हैं ये तो घर की लड़की है, इसके लिए काम काज करना जरूरी होता है। तो कुछ संदर्भों में महिला और वृद्ध लोगों को भी, बूढ़े लोगों को भी कोई नहीं पूछता। कोई घर होता है जहाँ पे इज्जत होती है, नहीं तो वृद्ध लोगों से कोई बात भी करना नहीं चाहता। तो महिलाओं, वृद्ध वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक, और जो लड़की होती है उसको पराया धन कह के लोग ना पढ़ने भेजते हैं, ना उनको प्रॉपर खाना देते हैं। तो बूढ़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कई बहुएं ऐसी आ जाती है जो अपने बूढ़े सास ससुर को खाना नहीं देती। तो इस तरीके से जो गरीब लोगों के परिवार के सदस्य होते हैं उनको तो कठिनाइयाँ आती ही आती हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो महिलाएं, वृद्ध वृद्ध लोग और बच्चे होती हैं। महिलाएं, बच्चे और वृद्ध लोग वो लोग होते हैं जिनको समाज के बाकी लोगों से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और परिवार में जितने उपलब्ध संसाधन होते हैं उनमें से उनको कम से कम संसाधन उन तक पहुंच पाते हैं। तो बाकी कल पढ़ेंगे ये चैप्टर। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगी।